आज के शो में गुलबशन एहसानुल्लाह एहसान के इंकिशाफात, भारतीय चेहरा बेनकाब। अहम खबर, गृह मंत्रालय में इस वक्त कश्मीर के हालात को लेकर अहम बैठक हो रही है। हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे? मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की साजिशें नाकाम, पाक फौज को सलाम। गुलबशन एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी, पाकिस्तान का केस कितना मजबूत। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तुमने सुनी, बात कुछ बिगड़ ही गई। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से बात कर ली, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या सुन रही है या सुन भी नहीं। ये हालत है इस समय बीजेपी और पीडीपी की अलायंस की कश्मीर। तालिबान को रॉ की मावनत, आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, बिलखुसूस उसकी रोशनी में जब एक और दहशतगर्द जिसका चेहरा खुलकर सामने आ चुका है, इस दहशतगर्द कदम तंजीम तहरीक तालिबान, इसका ताल्लुक टीटीपी मोहम्मद, टीटीपी सेंट्रल का ये स्पोक्समैन रहा, फिर उसके बाद जमातुल एहरार, और ये तमाम तंजीमें वो जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर तरीके से कोशिश करी। इनका ताल्लुक डायरेक्ट भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस, जहां की सिक्योरिटी सर्विसेज बकौल इसके खुद कन्फेशन के इसको सिक्योरिटी भी फराम करते थे, भारत के और अफगानिस्तान के अंदर मूवमेंट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करते थे, और इसके साथ पाकिस्तान में घुसने के लिए जो असला या जो फैसिलिटेशन चाहिए होती थी वो सब भी इन्हीं एजेंसीज के जरिए फराम की जाती थी। अहम तरीन इंकिशाफात हुए हैं, भारत का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। हम फायदा किस तरह उठाएंगे इससे, ये सवाल। फिर आज के दिन, आज अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर एक फौजी कैंप पर भारतीय हमला हुआ जहां 3 भारतीय फौजी मारे गए। भारत में आवाज उठ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करें, आप अटैक करें, आप अटैकिंग मोड में आ जाएं। आखिरकार भारत का कैंपेन किस हद तक कामयाब होगा पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने का, उसको नाकाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सवाल भी उठाते हैं। बड़ा मौजूद पैनल प्रोग्राम में साथ शामिल गुफ्तगू आज होगा, क्योंकि आज जो डिफेंस के हवाले से और दीगर समाजी हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात होगी। कश्मीर के मजालिम भरी बात। बनी साहब समाजी रहनुमा हैं, इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, कराची से साथ मौजूद हैं। जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज़्ज़िया-ए-निगार साथ मौजूद हैं। जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और हमारे साथ इस्लामाबाद से, और जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से साथ मौजूद। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर समय पहले आपकी तरफ आते हुए, सर आपको क्या लगता है हमने सही मुस्तफीद हुए गुलबशन के बाद एहसानुल्लाह एहसान के इंकिशाफात, क्या हम मुस्तफीद हुए इससे सही तरह से सिफारती तौर पर और दीगर तौर पर, या होना चाहिए? इसका जवाब हमारा क्या होना चाहिए और हमें आगे हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? जनरल साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि एहसानुल्लाह एहसान ने जो भी इंकिशाफात किए हैं वो ना मेरे लिए नए हैं ना आपके लिए नए हैं, और वो लोग जो नज़र रखते हैं इस खित्ते के जो भी चीज़ें चल रही हैं ना उनके लिए नए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन केस के बारे में मैं 2 बातें करना चाहूँगा कि केस आपने किसको दिखाना है? अमेरिकन को दिखाना है। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको मालूम नहीं है कि इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है? क्या उनको मालूम नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुश्तपनाही कौन कर रहा है? तो अमेरिका कन्विंस होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। हाँ, अलबत्ता इसका असर अमेरिकन पब्लिक पे ज़रूर पड़ेगा और उनका प्रेशर जो है वो हुकूमत में हो सकता है, और कोई चेंज उनके एटीट्यूड में लाना चाहे तो ले आए। असल मैं समझता हूँ कि इसका हदफ होने चाहिए इंडियन अवाम, अफगानिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के वो लोग जो ये समझते हैं कि जो ये कहते भी हैं बरमला कि हिंदुस्तान के साथ हम तो ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि बार बार काम ख़राब करती है। तो मेरा ख्याल है ये जो काम हुआ है इसका बहुत अच्छा असर अगर पड़ेगा तो रीजनल जो पॉपुलेशन है उनकी थिंकिंग पर पड़ेगा, और यही हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अवाम को बावर करवाएं कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, अफगानिस्तान के अवाम को बावर करवाएं कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, और अपने अवाम का वो हिस्सा जो ये समझता है कि भी हिंदुस्तान तो हमारे साथ दोस्ती चाहता है, हम ही काम ख़राब करते हैं, उन सब के लिए मेरा ख्याल ये एक बहुत अच्छा हम पोर्टफोलियो अपना एक बना सकते हैं फोल्डर। मेरा तो ये ख्याल है बाकी दुनिया पर, हाँ, अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है यूरोपियन यूनियन और जो बाकी ममालिक हैं उनके जो लोग हैं
उन पर कोई असर पड़े तो ओवरऑल प्रेशर तो बिल्ड होगा। ठीक है सर। अच्छा, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगा सर कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसके जो कन्फेशंस हुए हैं, इस बुनियाद पर जो दीगर नेटवर्क्स हैं, इसने 8-9 साल इन तंजीमों में काम किया है, इसके इंकशाफात खुद हैं कि ये टीटीपी, मोहम्मद, सेंट्रल और उसके अलावा JUA यानी जमातुल एहराज, जिसने 120 अटैक्स पाकिस्तान में किए। सर, इन दीगर नेटवर्क्स तक पहुंचने में कितनी इस वक्त कामयाबी होगी हमें इस एक सरेंडर से जमातुल एहरार के? देखें सफ़ान, ये एहसान को जो आपने पकड़ा है या वो खुद वॉलंटरी सरेंडर किया है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि ये उनके स्पोक्समैन रहे हैं। पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे, फिर तहरीक तहरार के थे, इसलिए इनको तमाम लीडरशिप का पता है। और उसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये रद्दुल फसाद में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो सहूलतकार हैं, अपैडर्स हैं, और रिकॉनेसेंस करके टारगेट सेलेक्ट करके उनको बताते हैं, क्योंकि जो भी अक्रॉस द बॉर्डर आता है दहशतगर्द, उसको पाकिस्तान का हदूद दरबा नहीं मालूम होता। ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अपने शहरी हैं, पाकिस्तान के अपने दुश्मन हैं और पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इनको आपने पकड़ना है, और ये बहुत बड़ा आपको एक असिस्टेंस मिलेगी जब इनकी इंटरोगेशन होगा, डीब्रीफिंग होगी। ही विल टेल कि पाकिस्तान में कौन कौन से लोग हैं, जिसमें कुछ कालेदम तंजीमें भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेते हैं और जो इंडियन के साथ मिले हुए हैं। एक एडवांटेज हुआ, पहले गुलबशन यादेव को पकड़ा, उसने बहुत से लोगों के नाम लिए, उन सबको पकड़ा भी किया, उन्होंने एविडेंस भी दिए हैं, और दैट्स वाई गुलबशन यादेव को सजाए मौत हुई है। इसी तरीके से ये बहुत देंगे, और अगर इनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, आई एम श्योर कि ही विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फर्दर रद्दुल फसाद ऑपरेशन के लिए, इनको कामयाब करने के लिए। लेकिन उसके साथ जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट हैं वो आपको हर हालत में कंप्लीट करने हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, ख़ास तौर पर पंजाब में, सदर्न पंजाब में, जहाँ पर अभी भी इनको पूरी पावर्स रेंजर्स को नहीं दी गई हैं। तो मुल्की मफादात को सामने रखें, ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात, बिजनेस मफादात एक साइड पर, मेरे ख्याल में फिर हमें काफ़ी कामयाबी हो सकती है। और ये जो आपने सर जिन चेहरों का हवाला दिया जनरल अमजद शोएब साहब, तो ये और चेहरे बेनकाब करेगा ये एहसान, आपको लगता है? और ये चेहरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी हो सकते हैं? अमजद शोएब साहब, कितनी सिग्निफिकेंट है ये सरेंडर आपकी नज़र में? अमजद शोएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। हम बिल्कुल जैसे जनरल लोधी कह रहे थे, सारा कुछ तो हमें पहले पता था, लेकिन जूं इसमें और गवाह शामिल होते हैं तो आपका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता जाता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और उसका लाजमन उसकी पजीराई भी होगी उस बात की, क्योंकि वो रीइंफोर्स होती जाती है। लेकिन इसमें दो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके इंकशाफात या जो भी उसने बातचीत की, वो पहली बात ये है कि हमारे अपने नौजवानों को पता लगना चाहिए कि वो रेडिकलाइज होते हैं इनकी दावत पे, जबकि एहसान ने वाज़े कहा कि ये कतन कोई इस्लामी तहरीक नहीं है, ना ये मुसलमान हैं, इनमें से अक्सर को ना वज़ू करना आता है, ना इन लोगों को नमाज़ पढ़नी आती है, और जो इनके लीडर हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, मर्सनरीज हैं, लोगों के बच्चों को ये वरगला के इन कामों पे लगाते हैं। और ये वो चीज़ है जो कि जैसे अभी एक मेडिकल कॉलेज की तालिबा आपकी पकड़ी गई, उससे पहले भी लड़के बेचारे कॉलेजों में इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए उनको रेडिकलाइज किया गया। तो ये एक मैसेज है जो आपके तालीमी इदारों में भी जाना चाहिए और माँ बाप को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने बच्चों को बार-बार समझाएं, बताएं, ताकि वो शामिल करना चाहूंगा। जैसे मैं इस बात को कंटिन्यू यहीं से करूंगा क्योंकि अहम नुक्ता इस पर है, और ये कल बात आइस भाई की तरफ से भी की गई, यूथ के हवाले से भी अहम प्रोग्राम है, यानी इस डेवलपमेंट से एक बहुत बड़ी मैसेज छुपा हुआ है जो जनरल अमजद शोएब साहब जिसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। अंसार बनी साहब समाजी रहनुमा है, वो भी क्या समझते हैं इस बारे में कि समाज पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो इस वक्त माशरे पर इसका रद्द-ए-अमल फर्क पड़ता है, वो बेनकाब किस तरह होगा, उस नजरियात को किस तरह डिफीट करेंगे, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। अहम खबर, गृह मंत्रालय में इस वक्त कश्मीर के हालात को लेकर अहम बैठक हो रही है। हिम्मत ऐसी होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे। मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तुमने सुनी, बात कुछ बिगड़ ही गई। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से बात कर ली, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या सुन रही है या सुन भी नहीं, ये हालत है इस समय बीजेपी और पीडीपी की अलायंस की कश्मीर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं और नजरियात की तरफ आते हैं, क्योंकि नजरियात में कन्फेशन में कहा गया, एहसान कहता है कि अगर
उमर खालिद खुरासानी ने कहा कि इसराइल भी पैसा देता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो पैसा लेंगे, इसराइल से पैसा लेंगे, डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को। इसराइल भी देता है, यहूदी ये नहीं देते हैं, इसराइल भी देता है, हम पैसा लेने को तैयार हैं, मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तो ये नजरिया सेल्फ सर्विंग था, अपने मकासद थे, दीन का ताल्लुक नहीं था। एहसानुल्लाह एहसान ने वाज़ेह तौर पर बताया दीन से कोई ताल्लुक नहीं था इस बात का। जनरल साहब, मैं जनरल अमजद शोएब साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज और अंसार बनी साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। जनरल अमजद शोएब साहब, आपने ये नजरियात पर बात उठाई है सर, तो आपको क्या लगता है इस बात कर रहा था जी जनरल साहब जी मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, एक ये बहुत ही अहम चीज़ थी जो मैं समझता हूं कि हमारे इन लोगों को जो रिक्रूटमेंट ये करते हैं वो रुकनी चाहिए, और उसमें ये रेडिकलाइजेशन वाला प्रोसेस अगर ख़त्म होता है तो इनको यहाँ से लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था वो दाइश का अपने आप को हिस्सा कहता है, और वो खुरासान चैप्टर अपने आप को कहता है। नतीजा ये कि ये सारे लोग तालीमी अदारों को टारगेट करते रहे हैं, और दाइश के साथ एक अट्रैक्शन लोगों को मिली और वो गए। एक तो ये पहलू है। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि उन लोगों की आंख खुलनी चाहिए जो पाकिस्तान में रहते हुए हमें ब्लेम करते हैं, और वो ये हमें रोज़ कहते हैं कि पाकिस्तान डबल डीलिंग करता है, इस वजह से अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकता, ये पाकिस्तान में तबाही चलती रहेगी जब तक हम डबल डीलिंग करते रहेंगे। उन हजरात को ये नज़र आना चाहिए कि डबल डीलिंग पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया कर रहा है। उनके गुड और बैड हैं, अमेरिका के गुड और बैड हैं, अफ़गानिस्तान के गुड और बैड हैं। ये उनके लिए गुड थे, हो सकता है अफगान तालिबान उनके लिए बैड हों। पाकिस्तान ये काम नहीं करता। जब से हमने ज़रबे लॉन्च की, कोई गुड और बैड की तमीज़ नहीं रही। अब ये लोग जो यहाँ पे ये शर्मनाक खेल करते हैं कि वो अपने ही अदारों को बेतौकीर करते हैं इन चीज़ों की वजह से, ये हमारी आस्तीनों के सांप हैं। हम बाहर के दुश्मन को पहचानते हैं, उनके खिलाफ हम बिल्कुल उनके हथकंडे समझते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी सफ़ों में छुपे हुए हैं, जो दिन रात ये प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ करते हैं, जो कि दुश्मन की ज़बान है, उसका आप क्या करेंगे? ये बेनकाब हुए हैं यहाँ पे, और ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को मज़ीद बेनकाब करना चाहिए, ताकि ये अपने अदारों की बजाय, अदारों को बेताक़ीर करने की बजाय, ये दुश्मन के अज़ाइम को समझें और उनकी बात करें यहाँ पे बैठ के। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ वाज़ेह पैगाम है उन हजरात के लिए जो किसी न किसी के ईमा पे, या ख़ुद मेरा ख्याल है उनके दिमाग फिर गए और वो यहाँ पे बैठ के हमें इल्ज़ाम तराशी हमारे ऊपर करते हैं और हमारी बातों पे यकीन नहीं करते। आज उनको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन अंसार बनी साहब, आपकी तरफ आते हुए आपके बारे में, सर कुलभूषण यादव के जब गिरफ्तारी हुई है और जो कन्फेशन हुए, उसके बाद मामला जब मिलिट्री कोर्ट का आया, तो सर आपके बारे में अंसार बनी साहब एक पोस्ट मैंने सोशल मीडिया में बहुत दफ़ा देखी है, और उसमें क्लेम ये किया गया कि आपने वकालत करने का आप रजामंद हो गए, आप कुलभूषण यादव के नहीं है। अंसार बनी साहब, इस बारे में आप पर तनकीद भी मैंने देखा कई जगह चल रही थी। सर ये आपकी कोई रजामंदी है, भारत के साथ हुई है, बातचीत हुई है, या मन गढ़ंत खबरें चल रही हैं, क्या हो रहा है अंसार बनी साहब? देखिए, मैं एक बात की बड़ी सख्ती से वजाहत कर दूं कि मैं पहले पाकिस्तानी हूं। आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। ये मेरा ईमान है कि ये मेरी मिट्टी, मेरी माँ है। इंसानी हुकूक अपनी जगह, जब मैं इंसानी हुकूक का काम करता हूँ तो वहाँ किसी तफरीक को मैं नहीं लेके आता। एक बात चली वहाँ से कि ये 4 वकील हैं, तो क्या हम वकील नहीं हैं? राब्ता किया जा सकता है, हमसे बात की जा सकती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम अपनी मिट्टी के दुश्मन के लिए उसकी हिमायत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये हमारा ज़मीर है, ये हमारा अंदर का खून है कि क्या हम उस दुश्मन को जो मेरे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहा हो, जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, कि क्या मैं उसकी हिमायत कर सकता हूं? तो मैं बरमला ये कहूँगा कि नहीं, हरगिज़ नहीं। सर तो आपसे राब्ता नहीं हुआ? राब्ता हुआ ही नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो राब्ता करते भी तो मेरा यही जवाब होता। और मैं इसके साथ एक बात और, जो आपने पहले 2-3 सवाल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो अब यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो यूथ इस वक्त है, क्योंकि ये बड़ा अहम पैगाम है जो जनाब बोल रहे हैं सर, ये तो बड़ा मसला है कि इस वक्त इस्लाम के नाम पर गुमराह किया जाता है। एहसानुल्लाह एहसान खुद कहता है इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका, तो इसको किस तरह आप रोकें? ये तो खुद वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं। अंसार बनी साहब, इसको किस तरह आगे प्रोपेगेट? जी, कुलभूषण के बाद ये एक बहुत बड़ी फतेह है पाकिस्तान की अफवाज के लिए कि एक ऐसे दुश्मन ने ये वजाहत की है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
जिस तरीके से भी जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारे मुल्क में हमें तलाश करना है कि असल दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो हम पहचानते हैं, हमारी सफ़ों में दुश्मन कौन है, और जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के जहनों को बदलने की कोशिश कर रहा है। बात इतनी सी है कि एहसानुल्लाह एहसान, लियाकत उर्फ एहसानुल्लाह एहसान ने जो बात की है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे पहले जो लोग ये बातें करते थे कि हमारे इदारे इनको चला रहे हैं, तो आज उनको भी शर्म आनी चाहिए। और आज इस बात की वाज़े वजाहत हो गई है कि ये दुश्मन है, और दुश्मन इतने खुल के हमारे मुल्क में खेल खेल रहा है। मैं और ब्रिगेडियर साहब अभी बात कर रहे थे कि क्या हमारे मुल्क में जो सियासतदान हैं, हमारी कौमी असम्बली, हमारी सेनेट एक क्या बिल पास नहीं कर सकती, एक रेजोल्यूशन नहीं ला सकती, क्या मुश्तरका हम उसकी मजम्मत नहीं कर सकते, क्या बैनुल अक़वामी सतह पे हम इसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? अब हम और कितने गवाहों को लेके आए? मेरे ख्याल है ये 2 गवाह काफ़ी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर कौमी असम्बली और सेनेट को उठ खड़ा होना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान में एक हंगामा बर्पा हो जाना चाहिए था, हमें सड़कों पे होना चाहिए था। हम अपने मुफादात के लिए तो सड़कों पे आते हैं, हम अपने सियासी मुफादात के लिए तो सड़कों पे आते हैं। आज पाकिस्तान की बात है तो हम खामोश हैं। मेरे ख्याल है ये हमारे लिए एक शर्म का भी मुकाम है। अच्छा, और हारिस नवाज साहब, आज तो शोर तो भारत में भी बड़ा मचा हुआ है कश्मीर के अटैक को लेकर। सिर्फ वो एक साजिश करके बाकायदा मीडिया वहां पर नैरेटिव बना रहा है कि आप पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएं। हारिस नवाज साहब, ये जो प्रोपागंडा भारतीय मीडिया का है, हारिस नवाज साहब ये इस पर रोशनी डालें, कितनी इस प्रोपागंडे में जान है या फिर ये सिर्फ महज अल्फाज है, लफ्फाजी धमकियां, क्या हो रहा है हारिस नवाज साहब? ये बेसिकली सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। जो वो अभी कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में आपने देखा है अभी कश्मीरी लड़कियां, बच्चियां जो हैं वो जीप, फौज की जीप के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर डंडे बरसा रही हैं। ये नजर आता है कितनी नफरत है उनको कश्मीर इंडियन के साथ, हिंदू के साथ, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ। ये डाइवर्शन करने चाहते हैं। और मुझे यकीन था कि अभी ये जो है कि उनके हमला हुआ है, 3-4 लोग मारे गए हैं, ये सब इनकी सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज़ हैं। ये खुद प्लान करते हैं और फिर दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान ने किए हैं, क्योंकि गुलबशन यादेव का एक प्रेशर उनके ऊपर है जी। फिर अब एहसान ने उनका पोल खोल दिया है। अभी मैं और एक्सपेक्ट करता हूँ 1-2 दिन में, हफ्ते में आप इंडिया में देखेंगे कोई और उड़ी हमला या पठानकोट हमला होगा। अच्छा। और पाकिस्तान को मलाइन करेंगे। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए आप जाती मफादात को छोड़ दें और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, प्रोएक्टिव ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करें, जिसमें दुनिया को बताएं। और उसके साथ बिल्कुल जो बर्नी साहब ने बात की है कि ज्वाइंट सेशन करें ना, आपने ना गुलभूषण की बात की, अब आपके पास 2 मौके हैं, इसको जितना, क्योंकि दुनिया जो है वो आपके अवाम की सुनती है, डेमोक्रेसी की आवाज़ सुनती है, पार्लियामेंट की आवाज़ सुनती है, वहाँ ये पॉइंट लेके जाएँ, ज्वाइंट रेजोल्यूशन लेकर आएँ। और फिर आप अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, और ख़ास तौर पे एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशन में है, वहाँ जाएँ ताकि इंडिया को एज ए स्टेट टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। इंडिया जो स्टेट टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मिलके, हम इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी क्या यहाँ पर कोई ऐसी बात है, प्रॉब्लम है, ये हमारी क्या वीकनेसेस हैं, वाई वी आर सो अपोलोजेटिक। दिस इज़ द टाइम वी हैव टू टेल। ख़ास तौर पे आप रशिया, चाइना और ईरान जो हमारे हमसाया मुल्क हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, उनको बताया जाए कि ये स्टेट टेररिज्म जो या दाइश जो पाकिस्तान में आ रही है, इसके फॉलोअर्स क्या होंगे। इसके फॉलोअर्स चाइना में भी जाएंगे, सिंकियांग प्रोविंस से, और सेंट्रल एशिया से रशिया में चले जाएंगे। ये दोनों मुल्कों को बताया जाए जो हमारे CPEC के भी हमारे साथ हमारे पार्टनर्स हैं। अगर इसको हम एक्सप्लॉइट करें, मेरे ख्याल में हमारा पॉइंट भी स्ट्रांग होगा और इसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट क्रॉस भी कर सकेंगे और दुनिया को बता सकेंगे कि इंडियन इज अ टेररिस्ट स्टेट। सही। और ये जनरल नईम लोधी साहब, आपकी नजर में सर ये तो वो तमाम चीजें जो सिफारती सतह पर होनी है, सर भारत के अंदर जो शोर, मैंने जिस तरह कहा हारिस नवाज साहब से, ये जो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, आपने मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं, आज वहां पर बड़े तज्जिया निगार तज्जिए दे रहे हैं मीडिया पे बैठ के और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे मुल्क के अंदर। लोधी साहब, ये कितना आप समझते हैं ये जो भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा है, ये इसमें दम है या सिर्फ बातें अल्फाज हैं, क्या है ये? देखिए, पहली बात यह है कि जो भारत की मिलिट्री लीडरशिप है और वो लोग जो स्ट्रैटेजी को समझते हैं और वो लोग जो न्यूक्लियर पैरिटी को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमला करने की बातें, चाहे वो हमला छोटा हो या बड़ा हो, बहुत लघु बातें हैं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। और ये दुनिया भी समझ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब की तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो वहाँ पर जंगी जुनून पाया जाता है, इसको भी हमें आश्कार करना चाहिए दुनिया के सामने कि आप देखें कि कितनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है कि बावजूद इसके कि यहाँ पर
एक न्यूक्लियराइज्ड एरिया है, उसके बावजूद ये जंग की बात करते हैं और जंग के जो उसके बाद के जो रिज़ल्ट हैं उससे बिल्कुल ऐसे लगता है कि नावाकिफ़ है। तो आप यकीन रखिए अल्लाह ताला के हुक्म व फजल से जो उनका कोई इम्कान नहीं है हमला करने का, इसलिए कि उनमें इतना दम नहीं है, इतनी जान नहीं है। ये सिर्फ न्यूक्लियर की बात नहीं है, और कोई छोटा मोटा कन्वेंशन लेवल पर भी ऐसी बात हो तो उनको ऐसा कड़ा जवाब दिया जा सकता है जिसको वो याद रखेंगे। और जिस तरीके से हमने अपनी स्ट्रेटजी तरतीब दी हुई है वो इसका सोच भी नहीं सकते जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि आम आवाम को इस बात का इदराक नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो उनके समझदार लोग हैं, जो स्ट्रेटजी की डेप्थ को समझते हैं, वो कभी भी ऐसी जंग की बात नहीं करेंगे। सही। और सर जनरल अमजद शेर साहब, ये जो जनरल साहब अमजद शेर साहब, ये जो एनडीएस का जो इसमें जो लिंक है, अफगान इंटेलिजेंस का जो लिंक है सर, वो भी तो बेनकाब हुआ है। ये कहता है अफगानिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान में 4 घर थे, भारत इलाज कराया खुरासानी ने। तो अफगानिस्तान के साथ एक मतलब नहीं हमारी क्या होनी चाहिए। और उमर, ये जो इस पर एहसानुल्लाह एहसान है, इसका अपना मुस्तकबिल क्या नजर आता है? यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा ये भी शुरू हो गया जी कि इसे कन्फेशन कराने का मतलब ये है कि ये धुल गया और अब ये क्रिटिसिज्म चल रही है इस पर। जनरल साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक ये कहना कि वो धुल गया है, ये है वो, ये भी बड़ी कबल अज़ वक्त बातें हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो कि आपके लिए मुफीद होते हैं, जिनकी ज़रूरत है आपको, उनके लिए फौरी तौर पे फैसले नहीं किए जाते कि इसको लटका दें ताकि बाद में फिर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो फिर समझ ना आए कि क्या करें। ये तो वो शख्स है जो कि उन तमाम इनकी लीडरशिप जितनी भी है तालिबान की, उनकी तमाम काली करतूतों का गवाह है। कल उनमें से कोई पकड़ा जाता है तो ये आपके गवाह हैं जो आपको उनको सजाएं देने में कारआमद साबित होंगे। ये बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ ये डिस्क्लोज़ करेंगे। तो इनको काबू रखना, इनको ज़िंदा रखना आपके मुफाद में है, फौरी तौर पे सज़ा दे के फ़ारिग हो जाना आपके मुफाद में नहीं। दूसरी बात ये है कि ये अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, वो तो हम हमेशा से जानते हैं कि ये इंटेलिजेंस टोटली इंडिया इसके ऊपर छाया हुआ है, बहुत सारे टेंटिकल्स उनके अंदर हैं। बल्कि यहाँ तक हुआ कि वहाँ पे हमारे पास शवाहिद हैं कि इनके बाद सेक्शंस में एडवाइज़र जो हैं वो इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, चुनाचे वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो अफ़गान इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल इस मामले में कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि वो हमें नज़र आए कि हमारी फेवर में हो गए। इसी तरह अफ़गान हुकूमत नहीं करेगी। ये वो लोग हैं, इनके साथ आप जितनी जी चाहे नेकी करें, आप अपने मुल्क में से हर वो शख्स जिस पे उंगली रखें उसको पकड़ के अगर मार भी दें तब भी ये आपके साथ यही कुछ करते रहेंगे जो हो रहा है वहाँ से। लेकिन इसका हल एक जो नज़र आ रहा है अभी वो ये है कि अभी वहाँ पे रशिया जो है उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है और वो तालिबान के साथ उसके जो मुज़ाकरात, उसके कॉन्टैक्ट्स ये बढ़ रहे हैं और ख़बरें हैं कि वो तालिबान को मदद कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है जिसने अफ़गानियों को हिलाया है। और वहाँ पे आज अमेरिका भी फ़िक्रमंद है और इंडिया भी फ़िक्रमंद है और इसी तरह अफ़गानिस्तान भी, क्योंकि इन ममालिक को एक हाथ चढ़ा हुआ था, इनके हाथ लगा हुआ था पाकिस्तान। हर तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दो, अपनी तमाम नाकामियां पाकिस्तान पे डाल दो। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आके जनसाब आपसे कंप्लीट, मुझे ये जो आपने बात की कि थोड़े दिन रख कर सजा दी जाए, अंसार बनी साहब का मौक़िफ़ भी इस पर, जनरल नईम लोधी साहब का और ब्रिगेडियर हारिस साहब क्या समझते हैं? क्योंकि ये एक सिनेरियो, एक नैरेटिव सा बन रहा था सोशल मीडिया पे जी के, और बिलखुसूस हर जगह कि ये शायद कन्फेशन का मतलब धुल गया एहसानुल्लाह एहसान, इसमें हकीकत नहीं है। अभी अमजद शेर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, इस बात को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब देखते रहेगा। खबर, गृह मंत्रालय में इस वक्त कश्मीर के हालात को लेकर अहम बैठक हो रही है। हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करे? मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तुमने सुनी, बात कुछ बिगड़ ही गई। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से बात कर ली, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या सुन रही है या सुन भी नहीं। ये हालत है इस समय बीजेपी और पीडीपी की अलायंस की कश्मीर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बेनकाब कर रहे हैं, हम उस चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में लगातार तवातुर के साथ लगा हुआ है भारत का चेहरा। कश्मीर के आप पे कुछ नजर डालते चले, क्योंकि कश्मीर के अंदर अब लग ये रहा है कि बेखौफ हो चुके हैं मुजाहिदीन। वहां पर जो कश्मीरी औरतें, खवातीन तक
सड़कों पर आकर न सिर्फ एहतजाज करती हैं बल्कि वो खुद फेस करती हैं इंडियन आर्मी को, उनके मजालिम को पत्थर बरसाते हैं। आज का वाकया भारत खुद कह रहा है कि क्या वजह है कि कश्मीरी आज 2 मुजाहिदीन यानी जाकर एक कैंप में फौजी घुस गए और उन्होंने यानी सिर्फ गन्स के साथ वहां अंदर चलेगा 3 फौजी भारत के मार दिए, खुद भी उसमें शहीद हुए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि उनकी नफ्सियात बेखौफ हो गए, फेयरलेस हो गए आज़ादी के लिए, खवातीन हो, बच्चे हो, नौजवान हो। अब वहाँ इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आवाम जो इस वक्त है वो रुक नहीं रही, उसके जज्बात और बढ़ रहे हैं। अंसार बनी साहब, सर ये वजह क्या है? क्या हम कह सकते हैं बेखौफ हो गए कश्मीरी और अब बिला खौफ अब वो जा रहे हैं भारत को, भारतीय फौज को फेस कर रहे हैं? बनी साहब देखिए, जब आपको इंसाफ ना मिले, एक एक घर से 10-10 लाशें उठ रही हों, लोग अपने बच्चों की लाशों को ढूंढते फिरते हों, और जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, मैं उसको अच्छा अल्फाज देना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो दुश्मन हैं उनके, वो उनको रोनते हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपनी औलाद को खुद अपने हाथों में उठाएंगे, उनकी आंखों में आप गोलियां मारेंगे, उनके जिस्मों को आप छलनी कर देंगे और बैनुल अक़वामी सतह पे खामोशी होगी। और खामोशी के साथ मैं फिर ये बात कहूँगा कि हम कभी कभी जुलूस निकाल के और अपना फ़र्ज समझते हैं कि हमने पूरा कर दिया है कश्मीर के लिए। हमें कश्मीर के लिए बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पे भरपूर आवाज़ उठानी होगी और इस अंदाज में उठानी होगी कि जो भारत पाकिस्तान का दुश्मन है और उस दुश्मनी में इस हद तक चला गया है कि उनका सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान से पकड़ा जाता है, जो बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, पाकिस्तान के दीगर सूबों में मुलव्विस है। एक शख्स अपने आप को सिलेंडर करता है या पकड़ा जाता है और वो कहता है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एहसान साहब की बात को हमें फैलाना होगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, शहरों में, गांव देहातों में कि साहब इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो कह कौन रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे, वो शख्स कह रहा है कि जो खुद ये सब कुछ कराता रहा है। अब अगर वो शख्स ये बात कह रहा है, इसका मतलब ये है, और फिर वो ये भी बता रहा है कि मेरे पीछे भारत है, भारत पैसे देता है, भारत आपको खरीदता है। अब इसमें सिफान मियां एक बात जो मैं बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूं कि दुश्मन दुश्मन है, हम पहचानते हैं, हम जानते हैं। हमारी सफ़ों में जो दुश्मन है ना, अब उनका नंबर आना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनके हाथों में कौन कौन खेलता रहा है, कौन कौन वो जिम्मेदारान है, वो चाहे ऐवानों में है, वो ऐवानों से बाहर हैं या ऐवाने बाला के अंदर हैं। उन सबको बेनकाब होना चाहिए और उन सबको इबरतनाक सजा से 2-4 भी होना चाहिए। सही, लेकिन जनरल नईम लोधी साहब, भारत के अपने जो अपोजिशन लीडर हैं वो कह रहे हैं कश्मीर हाथ से निकल रहा है सरकार के। भारत फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं, और आज भारत में मीडिया कह रहा है जी कि वो तो इतने बिला खौफ हो चुके हैं कि वो 2 मुजाहिदीन पूरे फौजी कैंप में घुसे हैं और वहां जाके उनको मारने के लिए जाते हैं और वहां जाके 3 फौजी मार देते हैं। तो ये किस तरफ बढ़ रही है तहरीक आखिरकार जनरल नईम लोधी साहब की नजर में? जी देखिए, पहली बात तो ये बात बहुत अहम है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि भारत के अपना इंटेलिजेंसिया जब ये कह रहा हो कि कश्मीर हाथ से निकला जा रहा है। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा अपनी तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों का जो हक़ पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान वो सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। आप ये देखें कि मीडिया चलें, आज आपने कवर किया है, कितने अरसे से मीडिया ऐसी चीज़ों पर लगा हुआ है जो बिल्कुल वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कश्मीर में एक ऐसी तहरीक है जो उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, आज़ादी और ना आज़ाद होने का सवाल है, उसको कितनी कवरेज मिलती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये आपने ये पॉइंट उठाया है। उसके अलावा डिप्लोमेटिकली हमने कितना शोर मचाया है और अपने रीजन के लोगों को कितना बताया, अपने दोस्तों को कितना बताया, और जो जनरल पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, उनको हमने कितना बताया। तो मेरा ख्याल ये कि एक तो ये करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, उससे मैं चूकता नहीं हूँ, एक ख़ास किस्म की जंग हमारे पर मसल्लत की हुई है। इस जंग को ना लड़ना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, और ये सारे सबूत अभी उसके मौजूद हैं जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा हक बनता है कि हम हिंदुस्तान के साथ भी करें। उनकी भी फॉल्ट लाइन्स बहुत हैं, उनके अदालत देखें उनके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ देखें वो क्या सलूक कर रहे हैं, सिखों के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। कश्मीर तो सारी दुनिया के सामने फिर भी है। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा हिम्मत पकड़नी चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मीडिया के लेवल पर भी, और जहाँ तक हो सके किसी और लेवल पर भी। जिस तरीके की जंग उन्होंने हम पे मसल्लत की है, हूबहू हमें उनका
तगड़ा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, मीडिया हमने उठाया है और यकीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं उठाना, हमें तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए कश्मीर के लिए। जान अचकज़ई साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा इस वक्त हैं, हुकूमत की तरफ से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी जान अचकज़ई साहब? जी पहुंच रही है, बिल्कुल जी जान साहब, पहले तो सर ये सजन जलदाल मरी के अंदर वजीर आजम से मुलाकात सर, आज ये खबर बड़ी गर्म रही और इस पर तो बताते चले कि भारत के साथ एक तरफ तो हमारी ये पॉलिसीज और दूसरी तरफ एक इंडियन स्टील मैग्नेट से मुलाकात वजीर आजम की, इसकी क्या हैसियत, क्या मंजरनामा, क्या इसके पीछे कहानी है जाना सकते साहब? देखिए, उसकी वजाहत तो आ गई है कि वो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उनके ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो वो एक अभी हिंदुस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान का वीज़ा लेके यहाँ आते हैं और पाकिस्तान में से बहुत से पाकिस्तानी इंडिया का वीज़ा लेके हिंदुस्तान जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसकी कोई सियासी अहमियत सच नहीं है। अभी तक तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, स्टेट ऑफ वॉर एक नॉन कन्वेंशनल हालत में यकीनन है। हम हिंदुस्तान यकीनन पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, नॉन कन्वेंशनल वॉर कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट अब भी है और स्टेट और पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट भी 100% ख़त्म नहीं हुआ। स्पोर्ट्स के ताल्लुकात भी हमारे हैं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के कुछ इंगेजमेंट्स भी हैं। जहाँ साहब ये पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर साहब का इंडियन स्टील मैग्नेट से सर, तो इस बारे में खबर ये भी चली कि वीआईपी सिक्योरिटी में यानी वीआईपी प्रोटोकॉल जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होता है वो उनको हासिल हुआ था जब वो यहाँ पर आ रहे थे। जान साहब इसकी तस्दीक या तरदीद करें, क्या उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रिसीव किया गया? जी, पहली बात तो ये कि उसको कोई ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जिस तरह अलेज किया जा रहा है। अलबत्ता यकीनन एक फॉरेनर जब आते हैं उनकी जो सिक्योरिटी ड्यू होती है वो दी जाती है, ये तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इसकी कोई सियासी सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, और मैं ये सवाल सर, अच्छा लोधी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जाना चाहिए साहब कहते हैं आपकी इस मुलाकात जी, मैं छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई मुल्क का वज़ीर आज़म हो तो वो कोई आम शहरी नहीं होता जो ये कहे जी मेरी वहाँ पर दोस्तियाँ हैं लिहाजा मैंने करना। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है और बहुत अजीब बात है जो ये साहब कर रहे हैं। बात यह कि आज अगर आर्मी चीफ ये कहे जी किसी फैमिली के साथ उनके वहाँ पर ताल्लुकात है इसलिए उनको वो बुला लें अपने घर, क्या ये चीज़ किसी तरीके से भी काबिले ये एहतराम है या इसका किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है और जिसकी खुली शहादतें मौजूद है उस वक्त